होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और कोरोना से बच के रहिए। थोड़ा सा कोरोना पैर अपना फैला रहा है। तो हम अब अपने मुख्य पॉइंट पर आते हैं। देखिए, हम लोग को पिछले क्लास में हम लोग ने पढ़ा था फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम लोग ने 4 फीचर्स को पढ़ लिया था और कुछ फीचर्स बाकी रह गए थे जिसको हम लोग को पढ़ना है, जो कि इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं। तो वो हम लोग आज देखेंगे। तो हाँ, अगर आप एक चीज़ और कि ये जो हमारा क्लास है पॉलिटी का वो मंडे टू फ्राइडे है, ठीक है, और डेली सुबह 9 बजे आपको अपलोड होने को मिल जाएगा। कभी कभी 10 बज सकता है, कभी कभी, ठीक है, लेकिन 9 बजे इसका टाइमिंग है। दूसरा चीज़ है कि ये जो कोर्स है वो एक यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए फुल कोर्स है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं प्री प्लस मेंस के लिए ये पॉलिटी आपको इससे ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। ये सबका निचोड़ होगा, जो लक्ष्मीकांत वगैरह वगैरह बुक्स हैं उसके साथ, और जो भी कंसेप्ट हैं उसका निचोड़ होगा। बाकी हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस को एमसीक्यू को नहीं करेंगे, क्वेश्चंस को भी करना है हम लोग को। उसके साथ ही आपको इन्वायरमेंट की क्लास और क्लास 9, 10 के लिए भी जल्द ही हम खुशखबरी लेकर आने वाले हैं। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, जो क्लास 9 और 10 में होंगे या फिर जो इस बिल सर्विस की तैयारी करते हैं तो उनको भी 9, 10 की जो भी चीज़ें पढ़नी होती है वो चीज़ वहाँ से कवर हो जाएगी। 9, 10 के स्टूडेंट के लिए चूँकि लॉकडाउन लगते जा रहा है तो उनको दिक्कत होगी पढ़ने में, इसलिए हम भी कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं बहुत जल्दी। इन्वायरमेंट 25 अप्रैल से आने वाली है, तो उस चीज़ को ध्यान रखें। तो हम लोग ने जहाँ से पढ़ लिया था उसके आगे चलते हैं। अब हम लोग को पढ़ना था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है तो पहले फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाते हैं। तो देखिए, 2 प्रकार का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जनरली हम लोग डेमोक्रेसी में देखते हैं, एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल में क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों का अलग अलग काम होता है, दोनों का सेपरेट काम होता है, दोनों का एक दूसरे से मेल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखेंगे तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों कॉपरेशन के साथ होते हैं। जैसे इंडिया में हम लोग देखेंगे तो इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, इंडिया में जो पीएम है तो वो एग्जीक्यूटिव भी है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव भी है और लेजिस्लेचर भी है। इनका कैबिनेट अगर हम लोग देखते हैं, पीएम का कैबिनेट ये भी लेजिस्लेचर है मेनली और एग्जीक्यूटिव भी है, दोनों चीज़ें आप देख सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों का रोल अदा कर रहा है कौन, एक ही व्यक्ति। जैसे पीएम हो गया या कैबिनेट ऑफ जितने मिनिस्टर्स हैं तो वो एक ही व्यक्ति हैं। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में यही होता है कि दोनों कॉपरेशन के साथ काम करते हैं। कौन कौन, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। इसी को हम लोग बोलते हैं वेस्टमिंस्टर मॉडल। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज आल्सो कॉल्ड वेस्टमिंस्टर मॉडल। अब नेक्स्ट में हम लोग को देखना है फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की क्या क्या फीचर्स हैं। तो पहला इसमें कि एक नॉमिनल हेड होगा और एक रियल हेड होगा। जैसे इंडिया में एक नॉमिनल हेड है और एक रियल हेड है, मतलब 2 हेड हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर और आपको प्रेसिडेंट, ठीक है। अगला है मेजोरिटी पार्टी रूल। मेजोरिटी पार्टी रूल का मतलब ये हो गया कि जो पार्टी की मेजोरिटी रहेगी, जो मेजोरिटी के साथ आए रहेगी, उसका क्या होगा, शासन होगा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है लेजिस्लेचर के प्रति, क्लियर है। अगला, कोई भी अगर लेजिस्लेचर में मेंबरशिप अगर है, ठीक है, तो वही मिनिस्टर बन सकता है, ठीक है। एक बात को तो मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स इन लेजिस्लेचर, यानी कि लेजिस्लेचर में मिनिस्टर्स का मेंबरशिप होता है, ठीक है। बिना चुनाव लड़े आप मिनिस्टर जीते मिनिस्टर नहीं बन सकते। जब तक आप लेजिस्लेचर में आप मेंबर नहीं रहेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, तब तक आप मिनिस्टर भी नहीं बन सकते। अगला है कि जो सेंटर में लीडरशिप होगा वो पीएम का होता है और जो स्टेट में लीडरशिप होता है वो सीएम का होता है। और इसके आगे हम लोग देखते हैं तो डिसोल्यूशन ऑफ लोअर, यानी कि लोअर हाउस को भंग किया जा सकता है किसी कारणवश। अब भंग करने का मतलब कुछ दिन रोक देना, बंद कर देना, तो ये सब चीज़ें हम लोग या फिर बहुत सारे कारण हैं उसको हम लोग देखेंगे अलग से, ठीक है, कि कब कब लोअर हाउस को डिसॉल्व किया जा सकता है, हम लोग जब लोकसभा पढ़ेंगे तब। अब थोड़ा सा हम लोग कंपेरिजन करेंगे इंडियन पार्लियामेंट और ब्रिटिश पार्लियामेंट। देखिए, इंडियन पार्लियामेंट है वो सोवरेन नहीं है, मतलब सोवरेन है, लेकिन दिक्कत क्या है कि इसके ऊपर जुडिशरी है। मतलब जुडिशरी अगर कोई लॉ बनाता है हमारा पार्लियामेंट और जुडिशरी, देखिए यहाँ पर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो अगर कोई लॉ बनाता है, ठीक है, हमारा जुडिशरी
अरे सॉरी पार्लियामेंट, तो उसके ऊपर जुडिशरी एक्ट कर सकती है अगर उस पर केस हुआ तो, अगर वो कुछ चीज़ों को जो मूल्य चीज़ें हैं उसको हनन होती हो तो उससे, तो उस पर जुडिशरी क्या कर सकती है, एक्ट कर सकती है। बहुत सारे कानून रद्द भी हुए हैं तो रद्द भी कर सकती है, ठीक है। अब अगला जो है वही हम ब्रिटिश पार्लियामेंट को देखें तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में आपको इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। वो सोवरेन है, यानी कि वहाँ पर जो लॉ बन गया, ठीक है, वो लॉ एक बार बनने के बाद, ठीक है, उसको सिर्फ वही ब्रिटिश पार्लियामेंट ही खत्म कर सकती है, बाकी और कोई नहीं कर सकता है। तो होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पर इंडियन पार्लियामेंट में इलेक्टेड हेड होंगे जबकि ब्रिटिश पार्लियामेंट में हेरिडेटरी हेड होंगे, ठीक है। इलेक्टेड हेड जबकि ब्रिटिश पार्लियामेंट में आपको यहाँ पर हेरिडेटरी हेड होता है, ठीक है। अब अगला है कि ब्लेंड ऑफ पार्लियामेंट। ब्लेंड ऑफ पार्लियामेंट की हमारे यहाँ पार्लियामेंट का मिश्रण देखने को मिलता है, मतलब सोवरेनिटी, यानी कि हमारा पार्लियामेंट स्वतंत्र है खुद से डिसीजन लेने के लिए, लेकिन उसके ऊपर जुडिशियल सुप्रीमेसी रहेगी, ये यूएसए से लिया गया। क्लियर है। हमारे यहाँ जुडिशरी इंटीग्रेटेड है, यानी कि लोअर हाउस, सेशन हाउस, ये सब चीज़ें जो भी है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब इंटीग्रेटेड है और इंडिपेंडेंट है, यानी कि कोई भी एग्जीक्यूटिव जो है इनके कामों में इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है और सिक्योरिटी ऑफ इनको टेनोर मिलता है, मतलब कि इनके कार्यकाल का सिक्योरिटी मिलता है कि इनको इतना साल काम कर सकते हैं जो भी जुडिशरी में काम करते हैं। तो पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकती है लेकिन जुडिशरी जो है सुप्रीमेसी है, ठीक है। नेक्स्ट जो फीचर्स आता है वो है फंडामेंटल राइट का। या ध्यान रखिएगा, पहले फंडामेंटल राइट 7 थे, उसमें से एक डिलीट होगा, अब बचे हैं 6। क्लियर है। ये जो है पार्ट नंबर 3 के अंतर्गत आता है। पार्ट नंबर 3 के यूएसए से लिया गया है, आर्टिकल 12 से 35 के बीच में इसका डिस्कशन है। ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल यहाँ पर 31 है, सॉरी, हाँ, राइट टू प्रॉपर्टी जो है, एक जो 7 आपको बोल सकते हैं कि 7 फंडामेंटल राइट जो था उसको डिलीट कर दिया गया। किसके, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के जरिए राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया और उसको आर्टिकल 300A में शिफ्ट कर दिया गया राइट टू प्रॉपर्टी को। और आर्टिकल, ठीक है, 31, यहाँ पर 31 है, 32 मिस टाइपिंग है, मैंने उसको सुधारा हुआ है, ठीक है। और आर्टिकल 90A, ये दोनों राइट टू प्रॉपर्टी से जुड़े हुए थे, इसको क्या कर दिया गया कि हमेशा के लिए रिमूव कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। पहला नंबर क्या काम किया गया कि 7 से 6 किया गया और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए जो आर्टिकल 300A में डाल दिया गया और आर्टिकल 31 और 90A को क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। अब कौन कौन से 6 फंडामेंटल राइट है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए 6 फंडामेंटल राइट की अगर हम लोग बात करते हैं तो 6 फंडामेंटल राइट आपको राइट टू इक्वालिटी मिलेगी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। हालांकि इस सब को हम लोग फिर से अलग से पढ़ेंगे आपको कि एक एक फंडामेंटल राइट में क्या क्या है, कौन कौन से आर्टिकल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर 30 के बाद 32 आ गया, यानी कि 31 क्या हो गया है, डिलीट हो गया। क्लियर है। चलिए राइट टू प्रॉपर्टी साथ इसमें, ठीक है। अब अगला प्रॉपर्टी हम लोग बात करें जो फंडामेंटल राइट्स की क्या प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ देख लेते हैं। तो राइट टू फंडामेंटल राइट की प्रॉपर्टी है कि ये जस्टिसेबल है, यानी कि ये आपका हनन होता है तो आप सीधे कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। ये ऑब्सोल्यूट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि राइट टू फ्रीडम मान लीजिए मिला हुआ है तो कुछ भी करें, किसी को भी झापड़ मार दे चलते हुए, कोई भी आ रहा है कुछ भी कर दे, मतलब ये सब चीज़। तो यहाँ पर एब्यूज गाली दे दें ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ रिस्ट्रिक्शन है आपके जो भी फंडामेंटल राइट है उस पर, ठीक है। नॉट सैक्रोसैंट, इसका मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो फंडामेंटल राइट दिया हुआ है वो फिक्स है, नहीं, उसको चेंज भी किया जा सकता है, वो चेंजेबल है। फंडामेंटल राइट्स आर चेंजेबल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए राइट टू प्रॉपर्टी को वहाँ से हटा दिया गया था। राइट टू प्रॉपर्टी को हटाने के लिए एक और बहुत बड़ा चीज़ हुआ था जिसमें केशवानंद भारती केस में हम लोग देखेंगे कि क्या हुआ था। तो उसके लिए वेट कीजिए, आपको अलग से केशवानंद भारती केस का हम लोग डिस्क्रिप्शन के साथ आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आगे है कि जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 20 और 21 के जरिए आता है उसको कभी भी एबोलिश नहीं किया जा सकता है, किसी भी आपको बोल सकते हैं कि इमरजेंसी सिचुएशन में, ठीक है। किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में आर्टिकल 20 और 21 को खत्म नहीं किया जा सकता, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, ठीक है।
अब देखिए एक चीज और, आर्टिकल 20 में ऐसा क्या है और आर्टिकल 21 में कैसा क्या है, ठीक है, कि आपको ये कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता है। तो देखिए आर्टिकल 20 की बात करते हैं तो इसमें प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर अफेयर, ठीक है, इसका मिलता है और इसके चलते इसको कभी हटाया नहीं जा सकता, ठीक है। और जहां तक हम बात कर सकते हैं आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 में आपको ये है कि किसी भी व्यक्ति का राइट टू लाइफ है, ठीक है, पर्सनल लिबर्टी है, मतलब खुद की आज़ादी है, जीने का अधिकार है और मरने का अधिकार है, लेकिन डिग्निटी के साथ, इज्जत के साथ, गरिमा के साथ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसके चलते आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में। 7 जो प्रॉपर्टी आता है वो आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आयरलैंड से लिया गया और ये पार्ट नंबर 4 में डिस्कशन है। आर्टिकल 36 से 51 में पार्ट नंबर 4 में आता है और ये है नॉन जस्टिसेबल, यानी कि इसके लिए आपको कोर्ट वोट ये सब चीज़ें नहीं होगी। ये जो है इस्टेब्लिश करता है स्टेट के वेलफेयर को इस्टेब्लिश करने के लिए ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लाया गया था। स्टेट का यहाँ पर मतलब है कि आपको कंट्री, ठीक है, ठीक है। अब जो स्टेट जो है, कंट्री जो है, अप्लाई कर सकते हैं इन प्रिंसिपल्स को लॉ बनाने के लिए, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल गवर्नेंस ऑफ कंट्री, ठीक है। फंडामेंटल गवर्नेंस ऑफ कंट्री किसको बोला जाता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तो फंडामेंटल ड्यूटी की बात आती है और फंडामेंटल जब ड्यूटी की बात आती है तो ये लिया गया है रशिया से। पार्ट नंबर 4A में इसका डिस्कशन है, आर्टिकल 4A 51A, ठीक है। चूंकि मैंने आपको बताया था कि इसको याद करने का तरीका है, पार्ट नंबर जो 4 है वो 36 से 51 है। इसका मतलब कि अब आगे के जो भी पार्ट आएंगे उसका आएगा 51 से 52 से, यानी कि पार्ट नंबर 5 जो है 52 से शुरू होगा। लेकिन पार्ट नंबर 4 और 5 के बीच में एक आर्टिकल घुसा दिया गया, सॉरी एक और पार्ट घुसा दिया गया जिसका पार्ट 4A। इसका मतलब कि अब 51 और 52 के बीच में ही रखना पड़ेगा, 51A रख दिया गया उसके लिए आर्टिकल। क्लियर है? इस चीज ऐसे आपको याद करना है, ठीक है। तो ये 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के जरिए फंडामेंटल राइट ड्यूटीज को लाया गया था और ये स्वर्ण सी एक कमेटी थी, उनके द्वारा सजेस्ट की गई थी। पहले टोटल 10 फंडामेंटल राइट थे, एक 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए एक फंडामेंटल राइट को जोड़ दिया गया। टोटल हो गए हैं अब 11, ठीक है। इस जो 1 फंडामेंटल राइट 2002 में जो लाया गया था, इसके अनुसार हर एक पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चों को कहाँ भेजें? स्कूल भेजें, ठीक है। तो ये आपको 11 फंडामेंटल राइट में ये था, फंडामेंटल ड्यूटीज में, ठीक है। तो पहले 10 है, अब 11 हो गए। अगला है नॉन जस्टिसेबल, यानी कि ये जस्टिसेबल नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट का मतलब पहले समझिए। देखिए सेकुलर जो शब्द है वो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं था, ठीक है। इसको 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 जब प्रीएम्बल में अमेंडमेंट हुआ था पहली बार, प्रीएम्बल में आज तक अमेंडमेंट पहली बार एक ही बार हुआ है, ठीक है। अब कभी ऐसा भी कहा गया था कि प्रीएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, वो हमसे अलग है, ठीक है। लेकिन हम लोग बात करेंगे उसको, प्रीएम्बल का नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा वो उसी का आएगा। तो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के जरिए पहली बार सेकुलर शब्द का यूज भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया। अब सेकुलर का मतलब समझिए, वेस्टर्न मीनिंग है सेकुलर शब्द का मतलब कि कोई भी रिलीजन को नहीं मानना, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग दूसरे देश चला जाए जैसे इंग्लैंड, तो कानून के आगे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को कोई भी भाव नहीं दिया जाता। भाव देने का मतलब कि कानून के आगे समझो कहीं कोई भी रिलीजन भी नहीं किया है, कॉन्स्टिट्यूशन के आगे कोई भी रिलीजन नहीं है। मैं हो सकता है वर्ड को उल्टा पुल्टा मुझे लगा है कि मैंने बोल दिया, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन के आगे कोई भी रिलीजन का वो भाव नहीं देना, इसका मतलब कि कोई भी रिलीजन का कोई भी आदर सत्कार नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इंडियन में मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म क्या है कि सभी रिलीजन सभी रिलीजन एक समान है, सबका एक स्टेटस है, सबको एक सेम सपोर्ट मिलता है कंट्री के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये होती है सेकुलर स्टेट का मतलब हमारे यहाँ क्या है और आपने विदेशों में भी देख लिया क्या होता है। अब नेक्स्ट हम लोग जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। देखिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करें तो 80 ईयर या उससे ऊपर के लोग क्या कर सकते हैं, उनको राइट टू वोट मिला हुआ है, मतलब कि उनको वोट देने का अधिकार है, ठीक है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, ठीक है, तो उस समय 21 ईयर रखा गया था मिनिमम एज। अब 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1988 के बाद इसको घटाकर 18 कर दिया गया।
सिंगल सिटीजनशिप का हमारे यहाँ प्रावधान है। इसका मतलब कि अगर आप पूरे इंडिया में एक ही सिटीजनशिप लेना है, नेक्स्ट, ऐसा नहीं है कि बिहार का अलग, एमपी का अलग, इस तरह का सिटीजनशिप नहीं लेना। अगला है इंडिपेंडेंट बॉडी। इंडिपेंडेंट बॉडी का मतलब होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जिस तरह इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसी तरह की इंडिपेंडेंट बॉडी भी आपको फॉर्म होगी, जैसे सीएजी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, ठीक है, पीएससी जो भी आप कह लीजिए, दोनों एक ही चीज है। चलिए, अब जो आता है आपको इमरजेंसी प्रोविजन, ठीक है। अब देखिए, इमरजेंसी प्रोविजन का हमारे यहाँ जिक्र जो है पार्ट नंबर 80 में होता है और आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 360 में होता है, ठीक है। 52 में आपको नेशनल इमरजेंसी, देखिए इमरजेंसी 3 प्रकार के, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी को प्रेसिडेंट रूल भी बोला जाता है। तो आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक इमरजेंसी प्रोविजन है, ठीक है। ये तो क्लियर है, पार्ट से भी आप याद कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसे समझिए, 352 को कहाँ रख देना है, नेशनल इमरजेंसी में, और इससे 4 प्लस कर दीजिए, यानी कि 356 कहाँ आ जाएगा, प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी। इसमें भी 4 ऐड कर दीजिए, 360, ठीक है। ये कहाँ आ जाएगा, स्टेट फाइनेंशियल इमरजेंसी में। तो आप यहाँ पर याद रखना है कि बात यहाँ पर है कि 352 से 360 तक बात है आपको इमरजेंसी प्रोविजन की। 352 से स्टार्ट कीजिए, 4 ऐड करते जाइए, क्लियर है। चलिए, 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट। 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन से हैं, तो देखिए 3 लेवल के गवर्नमेंट है हमारे यहाँ। एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट की जो बात आती है वो शेड्यूल 2 जो बाद में ऐड किया गया, 2 शेड्यूल, 11 शेड्यूल और 12 शेड्यूल, उससे आती है। इसमें बात आती है पंचायत की 11 शेड्यूल में, और 12 शेड्यूल में बात आती है म्यूनिसिपैलिटी की। ये 73 अमेंडमेंट के जरिए आया था और ये 74 अमेंडमेंट के जरिए आया था, क्लियर होगा। चलिए, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। प्रीएम्बल का जो में हमारा क्लास होगा उसमें हम लोग देखते हैं कि प्रीएम्बल में क्या क्या चीज़ें हुई थी, क्या क्या नहीं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली बहुत सारे कोर्सेज इसमें स्मार्ट कोर्सेज लॉन्च होगी, जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की लॉन्च होगी, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की लॉन्च होगी। तो मतलब दुनिया के हर भिन्न भिन्न जो भी आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी तो हमारे चैनल पर ही मिलेगी, क्योंकि खुद में मैं डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा रखने की कोशिश करता हूँ हर फील्ड में, ठीक है। तो डाइवर्सिटी रखने का मेरा कुछ और मोटो है, ठीक है। वो अपना, हर लोगों का अपना लाइफ का एम होता है, तो मेरा कुछ और मोटो है, डाइवर्सिटी इतना क्यों रखा गया है, ठीक है। तो हालांकि किसी भी व्यक्ति में पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब चीज़ें जरूरी होती हैं, ठीक है। और हालांकि हम लोग यूपीएससी की पूरी कोर्स को यहाँ पर जरूर करेंगे, इसके साथ ही आपको इंटरव्यू रिलेटेड जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये चीज़ों का पूरा कोर्स जब तक कराया जाएगा, इसके बाद ही आपको इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें को ध्यान रखना होता है और क्या क्या नहीं, उस सब इस चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे। और क्लास 9-10 के लिए भी मैंने कोर्स लॉन्च करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है। तो 9-10 के जो भी कोर्सेज होंगे, जैसे साइंस आपको जो कि यूपीएससी के लिए भी काम आती है, और सोशल साइंस वो भी यूपीएससी के लिए काम आती है, तो आप उसको भी क्लास को कर सकते हैं अगर आप एनसीईआरटी और ये सब चीज़ों को जानना चाहते हैं, या साइंस तो अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।